और चीज़ को भी, वो था हमारा एक्सटर्नल अकाउंट, कि उस पर रुपए पर किसी किस्म का दबाव ना है, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको कहा कि मुस्तहकम है, उस हवाले से हमने ये समझा कि भाई अगर ये मुस्तहकम है, उस पर वो बोझ नहीं आएगा रुपए पर, तो उस वजह से भी हमने कहा कि इसको अब ज़रा देख लेते हैं। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप खुली छुट्टी है। तीसरी बात जो आपने कहा ना कि हमने सियासी पार्टियों पर कोई दबाव डाला है, उस तरह नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी हल की तलाश की तरफ जा रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि वो इसका हल क्या निकालते हैं। और देखें, आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि आखिरकार महासिल के बारे में कि कौन सा टैक्स लगना चाहिए, उसकी शरह क्या होनी चाहिए, कौन से अखराजात होने चाहिए, किन अखराजात को कम करना चाहिए, किन पर अपनी तरजीहात, किन चीज़ों पर तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये सियासी फैसले हैं, ये मैं आप तो नहीं करते ना। तो आखिरकार ये सारी चीज़ों के फैसले सियासी होते हैं, और क्योंकि उनकी नब्ज़ आवाम पर कम से कम मुझसे तो ज़्यादा बेहतर होती है, तो उनको पता है कि किन अखराजात पर नज़र रखनी चाहिए, किन टैक्सों को बढ़ाना चाहिए, किस शरह से बढ़ाना चाहिए, किन अखराजात को कम करना चाहिए। तो ये क्योंकि सियासी फैसले होते हैं, तो उस हवाले से हम समझते हैं कि उनको ये नाजुक जो इस वक्त सिचुएशन है, अंदाज़ा है, हम भी दिखा रहे हैं, और ये कि वो ये फैसले कि इसको कैसे हल निकाल, ये सियासी हल होंगे। तो उस हद तक जो आपका सवाल है कि हम उन पर बोझ नहीं डाल रहे, और ये भी एक हकीकत है कि इन चीज़ों के फैसले सियासी बुनियादों पर होते हैं, वो उसकी उस हद तक। अनवर आपने कहा कि जो और नाजरीन, ये थे गवर्नर स्टेट बैंक जिन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोग्रेस रही, और इस प्रोग्रेस में एक मरतबा हम फिर ये कहना चाहेंगे कि बॉल जो है अब दोबारा हुकूमत के कोर्ट में है। जो फिस्कल साइड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और पॉलिसी रेट को अनचेंज छोड़ा गया है अगले 2 महीने के लिए 14% के ऊपर ही। कहा यह गया कि जो अच्छी चीज़ हुई इस दौरान वो ये कि हमारे जो कोलिशन सपोर्ट फंड आए विच इज़ अराउंड तकरीबन 633 मिलियन डॉलर्स के, वो आए। फिर उसके साथ साथ स्टेट बैंक का अपना जो मुनाफे की तरसील थी 40 बिलियन रुपीस की, वो थी। फिर कमर्शियल बैंक से हुकूमत ने बजाय इसके कि वो सेंट्रल बैंक की तरफ ज़्यादा कर्जे लेता, उसका फोकस जो है अब कमर्शियल बैंक्स की तरफ गया। और जो यहाँ पे स्टेट बैंक से जो मुआहदा हुआ है हुकूमत का, वो ये कि लास्ट ईयर सेप्टेम्बर के जो लिमिट थी उसको क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 300 अरब तक के कर्जे पहुंच गए थे, वो अब रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 122 की एक लिमिट आ गई है नाउ। और जो कोई बहुत अच्छी चीज़ देखने में आई वो ये एक एंटिसिपेशन है इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक की कि पॉलिटिकली अब चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा, स्पेशली टैक्स का निज़ाम जो है ये RGST हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये आगे चल के इसका ऊँट जो है वो किसी सही करवट बैठेगा। और साथ ही साथ कपास और चावल की ज़्यादा मुस्तहकम फसल और इसका फ़ायदा, ये वो तमाम एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से हुकूमत या सेंट्रल बैंक जो है वो थोड़ा सा इस वक्त स्पेस देना चाह रहा है। एक छोटे से ब्रेक की स्पेस हम यहाँ पे खुद भी लेंगे, और ब्रेक के बाद मजीद कंटिन्यू करेंगे इसी के ऊपर। साकिब शिरानी और असद रिजवी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। जी असद साहब जी, आप और शिरानी साहब जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं कहूंगा रादर, क्योंकि ये चीज़ अब अगेन वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो बहरहाल वो होता है, मतलब ये तो हमारा व्यू है। और इसका मतलब हम ये समझते हैं कि अब इसकी वजह से आपके आने वाले दिनों में ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम जो 100% की बात, 100 बेसिस पॉइंट की आप लोग बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा कंफर्ट आगे के लिए कर रहे थे। उसमें दो तीन वजह हो सकती है। एक तो पेट्रोल प्राइस इन्होंने मतलब रिवाइज कर दी थी हाइक करके, क्योंकि जरा सा आगे भी तो फोर्स ही कर रहे होते हैं ना, फोकस करके ये काम कर रहे होते हैं। फिर RGDS वाला विड्रॉल का एक फैक्टर आ गया हो, ये तो रूम कैसे प्रोवाइड हुआ, और करंट अकाउंट आपका जो सरप्लस थोड़ा सा आ गया उसने भी एक आपको, और IMF का ट्रांच आपको भी मिली नहीं है, वो जून तक आपके पास टाइम है। तो ये 3-4 चीजों ने इनको मेरे ख्याल से 2 महीना भी इसमें है, तो 2 महीने का शायद एक मौका प्रोवाइड कर दिया है। और साथ साथ उन्होंने फिर वो थोड़ा सा वो 3 फैक्टर कर दिए कि एक तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो गई है। वो आगे बढ़ने से पहले यही सवाल जो है वो मैं शिरानी साहब की तरफ भी रखना चाहूंगा। जी साकिब साहब। ये इमरान साहब, हमारा व्यू तो था कि क्या होना चाहिए असूली तौर पे। जी,
ऑब्वियसली एक चीज़ जो स्टेट बैंक की डिसीजन है उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। जी जी मेरा अपना ख्याल है ज़ाती तौर पे आप कह सकते हैं कि मे भी असद साहब और मैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट से ताल्लुक है हमारा, मैंने इसीलिए कहा ना कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे जी। हम इन्फ्लेशन हॉक्स हैं और हमारा ख्याल है कि सेंट्रल बैंक को एक सेट तरीके से इन्फ्लेशन को हिट करना चाहिए, मगर इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की और 2 महीने आप कह सकते हैं एक विंडो है, असूली तौर पे मेरा अपना ख्याल है इन्फ्लेशन का प्रेशर काफ़ी है। अगर मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन नंबर्स भी आप देखें तो 1.5%, 2%, 1% के लगभग ये चल रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, स्टेट बैंक गवर्नर ने खुद इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की बात की Exactly. तो मेरा ख्याल है 2 महीने का शायद ना भी देते लैग, बट दे भी दिया तो शायद इतना कोई डैमेज ना हो। ये जो इन्होंने जो पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर उस पर ऑप्टिमिज्म दिखाई है, मेरा ख्याल है 2 महीने के बाद इनको शायद वो रिवर्स करना पड़े। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइड, अगेन जो फिजिकल साइड हम कहेंगे, वहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, वहाँ पे कुछ उनका तकिया ज़्यादा है, उन चीज़ों के ऊपर बेस ज़्यादा किया जा रहा है। तो क्या आप डिलीवर करती हुई नज़र आ रही है गवर्नमेंट, इसको बहुत सीरियस लेते हुए नज़र आ रही है? देखिए, इकोनॉमिक टीम तो ऑब्वियसली सीरियस है और वो समझती है इश्यूज़ क्या हैं, और वो बार बार बहुत मीडिया में और इन कैमरा लीडरशिप को बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। बट जो हुकूमत है और जो पॉलिटिकल जो क्लास है, मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जाहिर है कि वो हमेशा जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनके ऊपर हम पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। माजी में भी ये हुआ और इस मरतबा भी इसी तरह की सूरत हाल देखी गई। बहरहाल, मैं 10 पॉइंट्स एजेंडा के ऊपर जो असद रिजवी की जो पॉइंट्स थे मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। जी असद, जरा कंटिन्यू करेंगे। आगे मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा कि अगर कुछ चीजें और भी हम अगर कर लेते हैं, मतलब मैं वही वाली बात है कि हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे सपोर्ट प्राइस देखिए एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर, बिकॉज महंगाई की बात हो रही है ना सबसे ज्यादा, एट द एंड ऑफ द डे वही हो जाता है। ठीक है, उसमें 2 डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरा सजेशन ये था कि अगर आप इसको वीट को और बाकी जो चीज़ें थी इसको आप अकॉर्डिंगली 20-15% शुगर केन का कर देते हैं। आप करेंसी जो आपने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, इट डज नॉट जस्टिफाई, वो जो कहते हैं ना इम्पोर्ट तो आपका देखिए ना, ऑयल और दूसरी चीज़ें आप हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं हो रही, कोई गाड़ी में आपकी ऐसा कमी नहीं हो रही। अगर आप ये कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि एक आपको थोड़ा सा और हल्का सा सब्सिडी आप दे देते हैं वीट, घी और ऑयल में। तो देखिए ये आपको इतना ज़्यादा इसमें कोई क्या कहते हैं आपको हिट नहीं पड़ती, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और भी स्टेप्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये करते हैं कि 2 साल के लिए सारे फूड एक्सपोर्ट जो है आप उसको बैन कर देते हैं। आप क्या कहते हैं 0% आप एक बुक बनाते हैं पैकेज की 0। अब जो आपको करना पड़ेगा ये कि टैक्स बेसिकली आप जैसे 1.2 मिलियन जो एनुअल है आप उसको 0% कर दीजिए, और अप टू 3 मिलियन 25% आप कर दीजिए, और 50% अबव दैट आप जो है टैक्स कर दीजिए, बिकॉज आप पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, सबसे बड़ा इशू है। फिर ये है कि आप एक 1% इम्पोज कर देते कैश विड्रॉल के ऊपर, तो अभी 1% पे करने से आपको तकरीबन 17.5 बिलियन रुपीज जो है आपको वहां मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए करेंसी सर्कुलेशन जो आप किए ना, वो उसका तो जिक्र ही नहीं, मतलब कि कहीं ऐसा जो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ही इन्होंने वो नहीं की, जबकि आप देखिए ऑलमोस्ट 1.6 ट्रिलियन के करीब हो गई। दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है आप उसको 50% करते हैं। आप बैंकों के प्रॉफिट तो देखिए यार कहां से कहां चले गए भाई, 7.5% उनका मतलब कि स्प्रेड हो गया है, उसको आप हिट करते हैं, या बैंकों के लिए आप कर देते कि भाई जो 5% से अबव स्प्रेड होगा आप उसको 55% आप उस पर क्या कहते हैं टैक्स इंपोज, मतलब कि कुछ आपको इनोवेट करना पड़ता है। एनटीएन रिक्वायरमेंट आप कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, गाड़ी की और हाउस लोन के लिए, ये कंपलसरी अगर एनटीएन आपके पास है तो आप ले सकते हैं। आप कहां से इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले रहे हैं, देखिए ना। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 18 जो 18 अमेंडमेंट हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है उसमें। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐड होना चाहिए 10 पॉइंटर्स में, उसमें आप ये कहते हैं कि भाई आप प्रोविंशियल ओवरड्राफ्ट जो है आप इसको सस्पेंड कर दीजिए, कोई ओवरड्राफ्ट जो है उसको आपको नहीं मिलेगा। उसकी आपको मुश्किलात तो होती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी तो जाकर देखे ना यूएई से, क्या कहते हैं तकरीबन $1 बिलियन उन्होंने वहां से जनरेट कर लिया। तो भाई प्रोविंशियल बैंक्स भी तो अब सारे आ गए, वो भी तो एफर्ट करते हैं जाकर वो पैसे फंड जनरेट करते। तो आपको कुछ इस किस्म के स्टेप्स आप लेते, इसका नतीजा आपका फिर पॉजिटिव निकलता। जी शिरानी साहब, देखिए कुछ नुकात से तो मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, और कुछ चीज़ें इनमें हमने कोशिश भी की थी। आपको याद होगा 2008-9 का जो हमने जब बजट पेश किया तो उसमें हमने एनटीएन की रिक्वायरमेंट रखी थी ये परचेजेस के लिए,
और हमने कहा था जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप चीज़ें लेते हैं कम से कम उनका हमें NIC आप शनाख्ती कार्ड हमें दे दें, कॉपी दे दें। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन PK 300 पे 300 के 300 बिजनेसमैन कराची से उठ के आ गए थे और इन्होंने एहतजाज किया क्यू ब्लॉक में आके और लंबी चौड़ी मीटिंग की और ये प्रेशर डाल के ये वापस ये चीज़ें ले ली। तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो आपने डेफिनेटली मूव करना है और इनको साथ लेके चलना है, इसके बगैर काम नहीं होगा। आपकी जो रीवैल्यूएशन वाली बात है उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। हमारी देखें चाइना अगर कर पा रहा है या कोई और कंट्रीज़ कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनके पीछे उनकी जो करेंसी की या उनकी जो एक्सटर्नल अकाउंट की डायनामिक्स हैं हमारे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारी ऑलरेडी हमें पता है कि एक्सचेंज रेट इस लेवल के ऊपर भी रियल इफेक्टिव टर्म्स में ओवर वैल्यूड है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा और सबसे उसके सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो बात की थी, सपोर्ट प्राइस पे देखिए सपोर्ट प्राइस भी ये विंडो हम खो चुके हैं। ये हमें मेरी तजवीज़ थी पिछले 2 सालों से कैबिनेट को कि आप इसको डायनामिक बनाएं, आप इसको इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक करें। जब इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे आपने देखा हमने 950 की तो इंटरनेशनल प्राइस हमें लैंडेड कॉस्ट जो है वो तकरीबन 400-450 पड़ रही थी। तो इतना बड़ा हमने डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया था। तो इसको डायनामिक होना चाहिए, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, मगर अब इंटरनेशनल प्राइसेस जब बढ़ गई हैं अब शायद हमने वो विंडो खो दी है कि हम इसको कम करें क्योंकि फार्मर्स को भी, फार्मर्स के इंटरेस्ट को भी आपने प्रोटेक्ट करना है। अच्छा शिरानी साहब, मैं एक मिनट साकिब, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं और आपकी नॉलेज में होगा। सेक्रेटरी फाइनेंस ने अभी जो पिछले दिनों जो प्रेजेंटेशन की थी उसमें ये कहा था मेरे पास 9 मिलियन टन वीट पड़ा हुआ है मेरे पास, और उसमें से भी आपने म्यांमार को और उसको बांग्लादेश को कोई तकरीबन 200-300 लाख टन आपने जो है अभी सिर्फ वीट दिया है। वो ये कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं रखने की। भाई मुझे ये बताइए, उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दिया, ये पैसा तो भाई किसका है? ये तो टैक्स पेयर का पैसा है जो आप मतलब कि आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो इस बेसिस पे है कि वो किस बेसिस पे, मतलब कि वो क्या 9 मिलियन टन अगर आपके पास वीट पड़ा हुआ है तो वीट तो देखिए ना गल जाएगी, सड़ जाएगी, वो तो उसमें से ऐसी तबाह हो रही है। हिसाब किताब तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो मेरा जो पॉइंट है वो मैं इस वजह से ये रेस कर रहा हूँ। ये आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, वैलिड है। इसके ऊपर बहुत तशवीश इवन स्टेट बैंक गवर्नर ने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं और तशवीश का इजहार किया हुआ है क्योंकि ये सारी चेन को ब्लॉक किया हुआ है। एक तो फिजिकल स्पेस की बात है, दूसरी बैंक लाइंस की बात है। आपका कमोडिटी फाइनेंस जो है वो दूसरा सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है Exactly. 400 अरब रुपए के आसपास। तो ये वाकई इशू है और ये वंस अगेन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है। ये हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मना भी किया था कि आप 950 रुपये पे ना करें 2008 में। इसकी कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं और आगे जाके आपको बहुत मसाइल होंगे। साकिब साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हवाले से ही, क्या कभी ये डिस्कशन में आया कि तकरीबन $36 पर बैरल ऑयल प्राइसेस हमने देखी, फिर 147 से नीचे 36 हमने देखी, और असद रिजवी मेरे साथ जो है, अगर मैं पुराने शोज निकाल के देखूं, ही वाज अ पर्सन जिसने हमेशा कहा कि यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स जो उनको हेजिंग करना चाहिए थी। क्या ये डिस्कशन रहा कभी? ये बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। हमने पहली जो फैसले किए 2008 में क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी, शौकत तरीन साहब ने डायरेक्शन दी थी कि ऑयल हेजिंग के ऊपर समरी मूव की जाए ECC में, और उन्होंने कहा था मैं इसको अप्रूव करूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब चिरानी साहब। इंशाल्लाह आपसे मजीद जो है इस हवाले से हम डिस्कशन जारी रखेंगे अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। फिल वक्त आपसे इजाजत चाहूंगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे साकिब चिरानी, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कराची स्टूडियो में असद रिजवी मौजूद थे। और आज मॉनेटरी पॉलिसी की ये स्पेशल ट्रांसमिशन खत्म हुआ चाहती है। ज़ाहिर है कि स्टेट बैंक ने अगले 2 महीने के लिए जो पॉलिसी रेट है उसको अनचेंज छोड़ा है। मजीद इसके हवाले से जो भी सूरत हाल होगी, जो इसका इम्पैक्ट होगा, जो इसकी तरजीहात थी, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में। फिल वक्त इमरान सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।